इससे पहले के वीडियो में हम देखे वायरल डिजीज़ के बारे में, यानी कि वायरस से कॉज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण डिजीज़ के बारे में, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण डिजीज़ के बारे में हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं टाइफाइड, क्लियर, जिसको हम लोग इंटेरिक फीवर भी कह सकते हैं या इसको इंटेस्टाइनल फीवर भी कह सकते हैं। क्लियर, पहले डिजीज का नाम समझिए, टाइफाइड, या इसको कह सकते हैं इंटेरिक फीवर, या इसको कह सकते हैं इंटेस्टाइनल फीवर, है ना। तो ये डिजीज का नाम हो गया। पैथोजेन, पैथोजेन का मतलब जिस माइक्रोब्स की वजह से कॉज होगा। तो यहाँ पर जितने भी अभी डिजीज हम पढ़ेंगे सब में माइक्रोब्स क्या होगा, एक तरह का बैक्टीरिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड कॉज होता है। अब हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं कि टाइफाइड को हम कैसे पता करेंगे भाई कि ये टाइफाइड ही है। तो उसके सिम्टम्स के बेसिस पे हम जान पाएंगे, है ना। सिम्टम्स में क्या होगा, हाई फीवर बट लो पल्स रेट, फीवर ज़्यादा होगा लेकिन पल्स रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्या होगा, फीवर ज़्यादा होगा लेकिन पल्स रेट क्या होगा, कम होगा, है ना। दूसरा जो है सिम्टम क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, है ना, पेट में दर्द, फ्रीक्वेंट स्टूल्स, यानी कि बार बार मल त्याग करने जाएगा पेशेंट, बार बार स्टूल, है ना। फ्रीक्वेंट स्टूल्स का मतलब बार बार, हर थोड़े समय के बाद स्टूलिंग होगा, या फिर पेशेंट मल त्याग करने जाएगा हर थोड़े समय के बाद, है ना, फ्रीक्वेंट स्टूल होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है, कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। इस डिजीज का जो कन्फर्मेशन है वो किससे होता है, विडाल टेस्ट के द्वारा इसका कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपने सिम्टम्स देख लिया। इसमें हाई फीवर बट पल्स रेट लो होगा, है ना, एब्डोमिनल पेन होगा, फ्रीक्वेंट स्टूल्स, बार बार स्टूल्स होगा, और इसको कन्फर्म्ड किससे करते हैं, विडाल टेस्ट से। अब देखिए इसका मोड ऑफ स्प्रेड या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका फीकल ओरल रूट का मतलब क्या है, फीकल यानी कि जो फीकल मैटर है या स्टूल्स है उसके थ्रू इन्फेक्शन होगा, है ना। जैसे इसको हम कॉमन समझते हैं कि कुछ लोग खुले में शौच करने जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे खेती हो रही है किसी वेजिटेबल्स की, सब्जी की, वहाँ पे स्टूल्स या खुले में, है ना, और वहाँ से अगर कोई वेजिटेबल्स टूट कर आता है घर में बिना वॉश किए उससे बनाते हैं, तो वहाँ से भी माइक्रोब्स इंटर कर सकते हैं। जैसे सैलेड का कोई आइटम है, टमाटर है, आपने लाया या फिर बिना धोए ही खा लिया और उसमें इन्फेक्शन था, या फिर स्टूल्स मल है और वहाँ पे कोई मक्खी बैठती है, वो लेकर के आती है पैथोजेंस को और फूड के ऊपर, है ना, बैठ जाती है मक्खी, तो वहाँ से भी ओरल रूट के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है ना। तो इसका मतलब होता है फीकल ओरल रूट, यानी कि इन्फेक्शन फैलेगा फीकल मैटर से, स्टूल्स से, लेकिन बॉडी में कैसे इन करेगा, ओरल रूट से इन करेगा, फूड के साथ, है ना, कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के साथ इंटर करेगा। ये देख लिया मोड ऑफ स्प्रेड कैसे फैलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 वीक्स, 1 से 3 सप्ताह, है ना। इसके बाद अगर वैक्सीन की बात करें तो इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है जिसे हम टाइफाइड वैक्सीन कह सकते हैं, है ना, या फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टेरामाइसिन या क्लोरोमाइसेटिन। यहाँ पे ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि आपको एंटीबायोटिक्स का नाम बता दिया तो किसी के ऊपर अप्लाई कर देना अभी से ही, है ना, इसका इस्तेमाल अभी नहीं करनी है, बस जानकारी के लिए आपको लिख दिया। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये भी बस आपको समझने के लिए लिख दिया गया है, जानकारी के लिए लिख दिया गया है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आएगा। इम्पॉर्टेंट जैसे ये विडाल टेस्ट हो गया, है ना, यहाँ पे जैसे हाई फीवर है लेकिन पल्स रेट लो है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है। तो ओवरऑल हमें पढ़ना पूरा है, बस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व करने से, प्रैक्टिस करने से ही हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ना है हमें।
चलिए, तो ये हो गया टाइफाइड के बारे में, जिसको हम लोग इंटेरिक फीवर या इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं। हमने इसके पैथोजन के बारे में जाना, सिम्टम के बारे में, मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन या मोड ऑफ स्प्रेड कैसे फैलता है, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में जाना, इसके वैक्सीन के बारे में जाना, टाइफाइड वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है ना, या एंटीबायोटिक्स के बारे में जाना कि कौन से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। चलिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ टाइफाइड के बारे में। देखिए, टाइफाइड से रिलेटेड एक छोटी सी घटना है जिसके बारे में हम जानेंगे। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में एक लेडी काम करती थी, बाद में उसका नाम टाइफाइड मैरी रखा गया, है ना। वो कई साल तक लगातार जो है वो टाइफाइड के पेशेंट क्रिएट करते गए। हुआ क्या एक्चुअली कि बहुत सारे लोगों को उस एरिया में टाइफाइड होने लगा, है ना। जब वे लोग गेस करने लगे कि आखिर इसका वजह क्या है, बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो गया था उसमें। जब वो गेस करने लगे कि इसका रीजन क्या है, इसका वजह क्या है, तो सब में कॉमन था कि वो सब उसी रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, है ना। तो जब पता किया गया तो वो जो लेडी जो कुक थी एक्चुअली, वो वहाँ पे रेस्टोरेंट में कुक थी, वो खाना बनाती थी, तो वो टाइफाइड का कैरियर थी। हाँ, यहाँ पे ये भी समझना है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसपे टाइफाइड का सिम्टम नहीं दिखे, लेकिन वो टाइफाइड कॉज कर सकते हैं, मतलब उनके वजह से दूसरे लोगों में टाइफाइड कॉज हो सकता है ना। तो उस लेडी की वजह से कई साल तक लगातार बहुत सारे पेशेंट बन गए टाइफाइड के, और उस लेडी का नाम रखा गया टाइफाइड मैरी, उसको कहा जाता है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी में भी जिक्र है इसका, इसलिए आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये देख लिया आपने टाइफाइड के बारे में। दूसरा डिजीज क्या है, निमोनिया, है ना। निमोनिया के बारे में जानते हैं। इसके लिए जो पैथोजन है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पहुंच करके निमोनिया कॉज करता है। बॉडी में एक्चुअली ये कहाँ पहुंचता है वो भी हम जानेंगे, कहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके लिए एक और पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, वो है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी की वजह से भी आपका निमोनिया कॉज हो सकता है। ये देखिए, ये क्या करता है, ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और लंग्स को इन्फेक्ट होने की वजह से क्या होगा, अल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स, ये दोनों जो लंग्स के पार्ट हैं, अल्वियोलाई क्या है, वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हवा भरता है ना, एयर सैक जो है, और ब्रोंकियोल्स जो पतले ट्यूब हैं, ये दोनों को इन्फेक्ट करता है। ऐसा होने से क्या होता है, इसमें म्यूकस भर जाते हैं, ठीक है, या लिम्फ भर जाता है, या डेड WBC वाइट ब्लड सेल भर जाते हैं। अब सोचिए कि जिस एरिया में एयर भरना था उस एरिया में म्यूकस भर जाए, लिम्फ भर जाए, WBC भर जाए, तो ऐसा होने से क्या होगा, जितना एयर लंग्स में पहुंचना चाहिए था उतना एयर लंग्स में नहीं पहुंचेगा, तो डिफिकल्टी होगी, रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है, यानी कि लंग्स में सफिशिएंट एयर नहीं भर पाता है ना। तो ये होता है किसमें, निमोनिया के केसेस में। आपने देख लिया। अब देखिए इसका मोड ऑफ स्प्रेड, ये फैलता कैसे, तो स्प्रेड बाय स्पुटम। स्पुटम का मतलब क्या है, थूक के थ्रू, है ना, जिसको बलगम भी हम कह देते हैं। तो स्पुटम के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये 1 से 3 दिन का है, ठीक है। इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, जैसे पेनिसिलिन है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या एम्पिसिलिन है। ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो 2 डिजीज आपने क्लियर किया बैक्टीरिया से होने वाले, फर्स्ट टाइफाइड और दूसरा निमोनिया। हर एक डिजीज में डिजीज का नाम, पैथोजन, सिम्टम्स, इसके मोड ऑफ स्प्रेड या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, उसका वैक्सीन ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जाननी है ना। अब देखिए इसके बाद है कॉलेरा, जिसको हम लोग सिंपल हैजा कहते हैं, है ना। तो कॉलेरा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या है, विब्रियो कोलेरी, है ना। इसकी वजह से कॉज होगा। इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंट स्टूल्स, इसमें भी बार बार मल त्याग करने जाएगा पेशेंट, है ना। इसके बाद रिपीटेड वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग भी होगा। अब देखो यार, स्टूल भी बार बार त्याग करने जा रहा है पेशेंट,
और वोमिटिंग भी बार बार हो रहा है, तो ऐसा होने से क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। और ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही घातक है, इसमें जान भी जा सकता है। अब देखिए, तो पहला फ्रीक्वेंट स्टूल्स, इसके बाद रिपीटेड वोमिटिंग। डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय स्टूल और द वोमिट, यानी कि वोमिट जो है उससे, या स्टूल जो मल है उससे, उसके डायग्नोसिस करके माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस होता है, इसका जांच होता है, जिससे इस बैक्टीरिया का पता चलता है ना। इसके बाद इसका भी इन्फेक्शन फीकल ओरल रूट से, स्टूल से, मल से इन्फेक्शन फैलेगा, ओरल रूट से बॉडी में इन करेगा, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 दिन का है। इसके लिए जो है क्या किया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, ORS का। चूंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वाटर कम हो रहा है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड को मेंटेन करना जरूरी है, इसके लिए ORS का घोल दिया जाता है। आप घर में भी ORS बना सकते हो। ORS का घोल, पानी को गर्म कीजिए, उसमें 1 स्पून शुगर डालिए, थोड़े सा चुटकी भर नमक डालिए, सॉल्ट डालिए, उसको डिजोल्व कर दिए, बस ORS तैयार हो गया। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से खरीद के लाओ, घर में भी आप ORS बना सकते हो, है ना। इसके अलावा कुछ दवा भी दी जाती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है या क्लोरामफेनिकोल है, ये 2 एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो अभी आपने 3 यहाँ पे देखा बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। इसके बाद हम और आगे स्टार्ट करते हैं अगला बैक्टीरियल डिजीज। इसके बाद हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, है ना, जिसको कोच डिजीज भी कह सकते हैं। इस डिजीज के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, वो पैथोजन क्या है, वो पैथोजन है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि इस बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कॉज होता है ना। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, है ना, ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए इसके सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं कि इस डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे। फीवर होगा, इसमें कफ होगा, ब्लड कंटेनिंग स्पुटम, यानी कि थूक के साथ, बलगम के साथ ब्लड बाहर आएगा, ठीक है। पेन इन चेस्ट रीजन में दर्द होगा, लॉस ऑफ वेट, शरीर का वजन कम होगा, एक्सेसिव फटीग, बहुत ज़्यादा मसल्स जो है उसमें फटीग कॉज हो जाएगा, जिससे चलना घूमना टफ हो जाएगा। फेल्यूर ऑफ रैपिड पल्स, जो लगातार पल्स जनरेट हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। स्लाइट राइज ऑफ टेम्परेचर इन इवनिंग, जो है शाम में टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा। कंफर्म्ड बाय मैंटॉक्स टेस्ट, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इस डिजीज का कंफर्मेशन किससे होता है, मैंटॉक्स टेस्ट से होता है। तो ये देखा आपने टीबी या ट्यूबरकुलोसिस या कॉज डिजीज का पैथोजन और सिम्टम। अब देखिए थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये हमारी बॉडी पे एक्ट कैसे करता है, ये डिजीज हमें अफेक्ट कैसे करता है ना। बैक्टीरिया डैमेज द टिश्यू एंड रिलीज ट्यूबरक्यूलिन। बैक्टीरिया जो है वो टिश्यू को डैमेज करता है, और डैमेज करने के बाद जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक जहरीला चीज रिलीज करता है, और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरक्यूलिन। समझना है, बैक्टीरिया क्या करेगा, टिश्यू को डैमेज करेगा और एक टॉक्सिन, एक जहर रिलीज करेगा, जिसको कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन। और यही ट्यूबरक्यूलिन की वजह से डिजीज के सिम्टम अराइज होते हैं, है ना, इस टॉक्सिन की वजह से अराइज होते हैं। अब देखिए ये कौन कौन से पार्ट्स को अफेक्ट करेगा, ये लंग्स को अफेक्ट करेगा, लिम्फ नोड को अफेक्ट करेगा, बोन को अफेक्ट करेगा, और ज्वाइंट्स को अफेक्ट करेगा। इतने सारे पार्ट्स को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब ये फैलेगा कैसे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, मिल्क एंड वाटर, है ना। इसके अलावा स्पुटम के थ्रू, थूकने से भी ये भी डिजीज फैलेगा। कंटामिनेटेड फूड है या मिल्क है या वाटर है, इससे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजिली फैल जाएगा, है ना। अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये होगा 3 to 6 वीक, यानी कि जैसे ही माइक्रोब्स बॉडी में इन किया 3 से 6 सप्ताह के अंदर इसके सिम्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। क्यों सिम्टम डेवलप स्टार्ट होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो टिश्यू को डैमेज करेगा और टॉक्सिन, जहरीले चीज रिलीज करेगा, और वो टॉक्सिन रिलीज होने की वजह से ही सिम्टम डेवलप होने लगेंगे। इसके ट्रीटमेंट के लिए BCG वैक्सीन दिया जाता है बचपन में ही, है ना।
और इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है या फिर राइफैम्पाइसिन है। ये 2 दवा जो हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं, है ना। तो ये आपने देख लिया, इस तरीके से बैक्टीरियल डिजीज क्लियर कर लिए। इसके बाद के वीडियो में हम प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में जानेंगे, जहाँ पर डिटेल से जानेंगे मलेरिया के बारे में। वहाँ पे मलेरिया को कॉज करने वाला जो प्लाज्मोडियम है उसके लाइफ साइकिल को भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।